नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स। वैसे तो बहुत सारे पेरेंट्स को डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं पेरेंट्स जिनको कि डॉक्यूमेंट्स की एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। कहीं पर एड्रेस गलत भर रहे हैं तो कहीं बीपीएल कार्ड की डिटेल्स भर रहे हैं, तो कहीं पे ईडब्ल्यूएस की गलत डिटेल्स भर रहे हैं, या कहीं आप इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स गलत भर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पेरेंट्स गलती कर रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा से वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत पहले एक वीडियो लाया था डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, लेकिन रजिस्ट्रेशन क्लोज होने से पहले आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल में क्या क्या होने चाहिए। हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भी पता चल जाए कि आप और भी कोटा और कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो सकते थे या है, तो आप बचे हुए कोटा और कैटेगरी में भी अपने बच्चे का फॉर्म भर पाएंगे अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर आपको वीडियो को पूरा एक्सप्लेन में देखना है तो प्लीज पूरा देखिएगा। अगर आपको सिर्फ वीडियो में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को देखना है तो आप वीडियो के लास्ट में जाकर के आराम से आप देख सकते हैं। आप लिस्ट वहां पे सारे एक साथ ही अपलोड हो जाएगी तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कि आपको पूरा एक्सप्लेन करूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स किसका बना होना चाहिए, कितनी वैलिडिटी होनी चाहिए, और कितना साल पुराना है तो एक्सपायर हो जाएगा, क्या क्या चीज़ें चलेंगी क्या क्या नहीं चलेंगी, कौन सा स्टेट का होना चाहिए, कौन सा सेंट्रल का होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किस में डॉक्यूमेंट फादर का लगेगा, किस में बच्चे का लगेगा, किस में मदर का लगेगा, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको ए टू जेड समझाता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स खुद एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल ने जो है अपलोड किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये एक लिस्ट निकाला गया था केंद्रीय विद्यालय भुवनेश्वर के द्वारा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 6 भुवनेश्वर के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट निकाला गया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे क्लास 1 के लिए, और सेम एज इट इज बाल वाटिका 1 to 3 के लिए भी रहने वाला है और क्लास 2 एंड अबव क्लासेस के लिए भी सेम रहने वाला है। ये तो बात होगी डॉक्यूमेंट की। अब यहाँ पे बात आती है जिन पेरेंट को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखनी है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको पढ़ लीजिए। और जिन पेरेंट्स को समझना है डॉक्यूमेंट्स के बारे में ए टू जेड जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको, तो आपको थोड़ा सा ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ठीक है। तो जिनको सिर्फ लिस्ट देखना है वो उनके लिए क्लियर हो गया कि आप इसको देख लीजिए और आप पढ़ लीजिए अपने हिसाब से, और जिनको समझना है वो अभी एक एक करके पॉइंट वाइज आप समझ लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी बाय द पेरेंट्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कूल में जमा करने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, और साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके जो है पेरेंट्स के द्वारा और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा करके स्कूल में जमा करना होता है। सम ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटर्न आफ्टर वेरिफिकेशन, यानी कि जब आपके बच्चे का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो कि आपको वापस कर दिए जाएंगे, जो ओरिजिनल नहीं चाहिए होता है, सिर्फ जीरोक्स ही चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्कूल से एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा या विद्यालय की वेबसाइट से मिल जाएगा जिसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। एक ही पेज पर आपको दोनों पेज करने होते हैं, मतलब एक ही सिंगल पेज पर फ्रंट में आपका पहला पेज आ जाएगा और उस पेज के बैक साइड में दूसरा पेज प्रिंट होगा, ठीक है। मतलब आगे पीछे आपको प्रिंट करना होता है। या आपको स्कूल से ही फॉर्म मिल जाएगा या स्कूल साइबर कैफे से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यूबीआई पोर्टल पर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसका पूरा वो मिल जाएगा, या स्कूल ही आपको ये भी बता देगा कि यूबीआई पोर्टल पर अपने बच्चे का कैसे फ़ी का प्रोसेस कंप्लीट करना है, ये भी आपको स्कूल के द्वारा बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, पेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो आपने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया होगा या कर रहे होंगे या करेंगे फ्यूचर में, तो जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, उसका आपको प्रिंट आउट स्कूल में जमा करना होता है। बहुत सारे पेरेंट्स लॉगिन कोड मिस कर देते हैं या बहुत सारे पेरेंट्स एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिस कर देते हैं। उनके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है लेकिन उनके पास वो कॉपी नहीं होता है। तो पेरेंट्स को मैं इस बार शुरू से ही इन्फो करते आ रहा हूँ कि वो आपने लॉगिन जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसका फॉर्म आपको साथ में रखना है, क्योंकि वो अगर नहीं आपके पास तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए, और कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी जो आपने रजिस्ट्रेशन का टाइम पे यूज़ किया होगा वो हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ होना चाहिए और उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ साफ साफ मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिए। और ओरिजिनल आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर स्कूल में लेकर के जाना पड़ेगा, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, और उसकी फ़ोटो कॉपी आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स
एड्रेस प्रूफ को लेकर के डाउट में थे। जिनको शॉर्ट में पढ़ना है पेरेंट्स, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के सारे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। और जिनको पूरा समझना है मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, वो सुन लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल बच्चे के मदर या फादर में से किसी एक का नाम का होना चाहिए। टेलीफोन बिल बच्चे के मदर या फादर में से किसी एक का नाम। गैस कनेक्शन या गैस डिलीवरी रिसिप्ट बच्चे के मदर या फादर में से किसी एक का नाम का। चाचा चाची, ताऊ, दादा दादी, नाना नानी किसी का नहीं चलेगा। क्लियर। उसके बाद आधार कार्ड एज ए एड्रेस प्रूफ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के पेरेंट्स के नाम का। बैंक पासबुक वो भी बच्चे के पेरेंट्स में से किसी एक के नाम का। क्वार्टर अलॉटमेंट ऑर्डर कॉपी, यानी कि अगर कोई पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है और सरकारी आवास में रहते हैं तो उनका जो क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर मिला होगा वो वो उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए एड्रेस प्रूफ, ठीक है। इन विच द एड्रेस मेंशन्ड दिस शुड बी इन द नेम ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। तो ये पेरेंट्स में से किसी एक का नाम का होना चाहिए। इफ रिजाइडिंग इन रेंटेड हाउस, रेंट एग्रीमेंट अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हाउस ओनर, ठीक है। कि अगर कोई पेरेंट्स रेंट पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट के साथ आपको हाउस ओनर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर हो गया पेरेंट्स। ये केंद्रीय विद्यालय भुवनेश्वर ने अपने विद्यालय के लिए बोला है। अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि आप यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि आपका ये है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा है जो कि बहुत सारे स्कूलों में बोला जाता है कि अगर आप आरटीई कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जो भी पेरेंट्स रेंट पे रहते हैं और आरटीई कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो प्लीज़ आप अपने नियरेस्ट केवी से एक बार इसको क्लियर कर लीजिएगा। जिस विद्यालय में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं वहाँ से आप ये क्लियर कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद एक्सेप्ट ना हो। ये केंद्रीय विद्यालय भुवनेश्वर की लिस्ट है, तो इन्होंने बोला कि हम ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जिस विद्यालय में आप करना चाहते हैं वहाँ पे इनमें से हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स और 2-3 ऐड हो जाएं या 1-2 कम हो जाएं। ये स्कूल वाइज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। उसके बाद अगला है छठा नंबर, सेल्फ डिक्लेरेशन अबाउट सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द डिस्टेंस ऑफ द रेजिडेंस फ्रॉम केवी, ठीक है। और उसके बाद अंडरटेकिंग कास्ट सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, द फॉर्मेट में भी डाउनलोडेड फ्रॉम द विद्यालय वेबसाइट। तो यहाँ पर ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना होता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं बिल्कुल सही दिखे हैं। उसके बाद घर से स्कूल तक की दूरी का आपको डिक्लेरेशन देना होता है। उसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, अगर कोई पेरेंट्स बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट ना लगा करके पेरेंट्स का लगाते हैं, मतलब पेरेंट्स में से फादर का लगाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक अंडरटेकिंग देना होता है। ध्यान रहे कि कास्ट सर्टिफिकेट एक ऐसा है जिसमें कि बच्चे का चाहिए होता है। अगर बच्चे का नहीं है तो आप फादर का लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद अगर आप बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो बच्चे का दाखिला कैंसिल हो जाएगा और मदर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगला आता है 7वें नंबर पे, सर्टिफिकेट ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो आपके बच्चे का जो भी ब्लड ग्रुप है उसका एक पैथोलॉजी लैब से आपने एक सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, और वो आपको स्कूल में जमा करना पड़ेगा। ये क्लास 1 में एडमिशन के लिए सभी स्कूलों में नहीं मांगा जाता है, लेकिन इस स्कूल के द्वारा मांगा गया है, तो इसलिए मैं आपको बता दिया। बात करें बाल वाटिका 1 और 3 और 2 की, तो उसमें ये मैंडेटरी है। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बच्चे का, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। यहाँ पे देखिए, वैलिड SC/ST OBC NCL सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, certificate in the name of the parents may be accepted initially. If it is in the name of the parents, an undertaking should be submitted to submit the certificate in the name of child within 3 months from the date of submission. जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर फादर का अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा और उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और 3 महीने के अंदर आपको बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, चाहे वो SC से हो, चाहे ST से हो, चाहे OBC NCL से हो। OBC NCL के लिए यहाँ एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि OBC NCL यानी कि OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 years. इट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022, यानी कि 3 साल से पुराना आपका OBC NCL सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि कोई स्कूल ये भी बोलता है कि हमें 6 महीने से पुराना नहीं चलेगा, कोई स्कूल ये भी बोलता है कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई स्कूल ये भी बोलता है कि हमें 3 साल से पुराना सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये स्कूल वाइज वेरी करता है पेरेंट्स, ठीक है। अगला डॉक्यूमेंट है, दोज क्लेमिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS शुड सबमिट वैलिड डॉक्यूमेंट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कि जो भी पेरेंट्स EWS से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं उनसे इनकम का और एसेट सर्टिफिकेट जो है स्कूल में मांगा जा सकता है इनकम के लिए, ठीक है, इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा पेरेंट्स, यहाँ लिखा कि इनकम सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ दिस,
कि मतलब कि ईडब्ल्यूएस की जगह पर आप इनकम सर्टिफिकेट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो पेरेंट्स बोल रहे थे कि सर इनकम सर्टिफिकेट का डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ रहा है, हम इनकम सर्टिफिकेट भर देते हैं, एडमिशन हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ आप सभी पेरेंट्स को कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जगह पे इनकम सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। बहुत सारे स्कूल इसको लेकर के मतलब नोटिस जारी करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को फिर भी लगता है कि नहीं इनकम सर्टिफिकेट चल जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस एक अलग चीज़ है और आपका इनकम सर्टिफिकेट एक अलग चीज़ है। ईडब्ल्यूएस आपका इनकम और एसेट्स के बिहाफ पे जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ आपके जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं या आपकी जो अर्निंग है उसके बिहाफ पे बनता है ये, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इट शुड बी इशूड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि इस साल का करंट फाइनेंशियल ईयर का आपका होना चाहिए। अगर किसी पेरेंट्स का एक्सपायर हो गया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो आप बनवा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का होना चाहिए। सर्टिफिकेट इशू आफ्टर 1 अप्रैल 2024 विल बी एक्सेप्टेड इनिशियली, मतलब कि अगर पुराने फाइनेंशियल ईयर का है तो वो भी आपका इनिशियली एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन आपको फ्रेश बनवा करके आपको देना पड़ेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 1 महीने के अंदर आपको जो है पेरेंट्स को जो है एडमिशन के आपको स्कूल में जमा करना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। लास्ट ईयर के ईडब्ल्यूएस के बिहाफ पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको करंट ईयर का आपको बना करके देना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर का। अब बात आती है बीपीएल की। बहुत सारे पेरेंट्स अलग अलग स्टेट में बहुत सारे रेड कार्ड, वाइट कार्ड, ग्रीन कार्ड इस टाइप से चलते हैं, तो ये मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बीपीएल के अंडर में आते हैं लेकिन उनको सही से जानकारी नहीं होती है, जिस कारण कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। जिनको बीपीएल के बारे में पता है पेरेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए, और जिनको नहीं पता अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि दोज क्लेमिंग बिलो पॉवर्टी लाइन शुड बी सबमिटेड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी पेरेंट्स बीपीएल क्लेम करने वाले हैं, बीपीएल के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो उनको उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि बीपीएल कार्ड इफ अवेलेबल इन द नेम ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड बट लैप्स एज ऑन डेट, दिस कैन बी countersigned by the BDO of the locality or rural area executive officer of NAC of municipality area to validate the card along with the low income certificate, EWS certificate, labor card. ये क्लियर हो गया कि जिनके पास बीपीएल कार्ड है अगर उसको क्लेम कर रहे हैं तो उसके साथ आपके पास लो इनकम सर्टिफिकेट का होना चाहिए, या आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेबर कार्ड, इनमें से कोई एक होना चाहिए साथ में सपोर्टिंग में लगाने के लिए। स्कूल के द्वारा मांगा जा सकता है पेरेंट्स, में आपको बता दूं। वैसे तो बीपीएल कार्ड से हो जाता है, लेकिन अगर कोई स्कूल मांगता है तो आपको इनमें से कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये आपके जो है डॉक्यूमेंट्स बनेंगे बीडीओ के द्वारा बना हुआ होना चाहिए या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा बना हुआ म्यूनसिपैलिटी एरिया का आपके पास होना चाहिए, यानी कि रूरल एरिया के लिए आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होना चाहिए, और अर्बन एरिया वगैरह में जो है बीडीओ का भी साइन किया हुआ चल जाएगा। इस बात का आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो उनके पास दूसरा ऑप्शन बचता है पीएचएच राशन कार्ड नया, ठीक है। इसके साथ आपको लो इनकम सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, लेबर कार्ड आपको सपोर्ट में लगाना पड़ेगा, अगर स्कूल मांगता है तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जिनके पास पीएचएच राशन कार्ड है जिस स्टेट में चलता होगा, अगर आपके पास वो है तो आप यूज कर सकते हैं। अगला है अंत्योदय अन्न योजना कार्ड, ठीक है, जिसको कि अंत्योदय अन्न योजना कार्ड भी बोलते हैं। इसके साथ भी आपको सेम इनमें से कोई एक लगाना पड़ेगा। एक इसके बाद यहाँ पे लिखा है MGNREGP, अब इसका फुल फॉर्म मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं पता है, लेकिन अगर ये कोई जॉब करते हैं तो उसका कार्ड भी चल जाएगा, इसके साथ में आपको लगा सकते हैं अंत्योदय अन्न योजना कार्ड के साथ, ठीक है। एन एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट एज ऑन डेट द पेरेंट्स एंड हिज फैमिली बिलोंग टू बीपीएल कैटेगरी एंड लो इनकम ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया पेरेंट्स, यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया। मेन जो था बीपीएल को लेकर के जिन पेरेंट्स का डाउट था, पेरेंट्स ये क्लियर हो गया आप लोगों का, क्योंकि अगर आप पेरेंट्स को पता नहीं होगा तो आप गलत फॉर्म भर सकते हैं, गलत डिटेल्स भर सकते हैं, गलत कोटा और कैटेगरी भर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आप लोगों के लिए बनाया है तो जाहिर सी बात है आपको इसका एडवांटेज मिलना चाहिए। अगला है वैलिड हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए डीए कोटे से अप्लाई करते हैं, यानी कि CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से अप्लाई करते हैं, तो उनके पास वैलिड हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद अ सर्विस सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज शोइंग द नंबर ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग द preceding 7 years issued by the competent authority, original those claim service category 1 2 3 4 फॉर्मेट में भी डाउनलोडेड फ्रॉम द विद्यालय वेबसाइट, जैसा कि मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। और दूसरी बात यह है कि जो भी पेरेंट्स कैटेगरी 1 2 3 से अप्लाई करते हैं 4 से, तो उनको जो है अपना ओरिजिनल सर्विस सर्टिफिकेट और नंबर ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट का ओरिजिनल कॉपी स्कूल में जमा करना पड़ेगा, वो आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा, वो स्कूल के पास ही रहेगा। उसके बाद अगला है यहाँ पे 14वें नंबर पे 14th नंबर पे सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर शोइंग द पे पर्टिकुलर ऑफ द एम्प्लॉय
द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय एंड नेचर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, original applicable only government employees, those claim service categories 1 to 3 4 should be in the prescribed format by available on the विद्यालय वेबसाइट। तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल के द्वारा आपसे आपका पे स्लिप भी मांगा जाता है। जो भी पेरेंट्स कैटेगरी 1 to 3 से अप्लाई करते हैं तो उनके इनकम का मांगा जा सकता है, पे स्लिप मांगा जा सकता है, या आपका बैंक की डिटेल्स मांगी जा सकती है कि आपको कितना इनकम वगैरह आ रहा है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आईडी कार्ड इशूड बाय द एम्प्लॉइज एंड पे स्लिप, जैसा कि मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपका कि आपका स्टेटस वगैरह मांगा जा सकता है, आपकी पे स्लिप मांगी जा सकती है, आपका आईडी कार्ड की फोटो मांगी जा सकती है, ठीक है। तो जो भी आर्मी में है, एयरफोर्स, नेवी में, डिफेंस में, उनको भी पता है कि आईडी कार्ड की तो फोटो कॉपी दे नहीं सकते, तो उसकी जगह पे आप सर्विस सर्टिफिकेट स्कूल में लगा सकते हैं, ठीक है। एक्स सर्विस में जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एक्स सर्विस में बोनाफाइड सर्टिफिकेट और ट्रांसफर डिटेल काउंटर साइन बाय द जिला राज्य सैनिक बोर्ड और एनी कंपिटेंट अथॉरिटी, कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक, कॉपी ऑफ पीपीओ, ठीक है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ट्रांसफर डिटेल्स, देखिए ट्रांसफर डिटेल्स जो है यहाँ पे मेंशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफर डिटेल आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद स्कूल से बात किया था। यहाँ पे मेंशन है, हो सकता है कि वो इसी को कंसीडर करे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बार आप अपने नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय स्कूल से कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को कंफर्म किया है। उन्होंने बोला था कि जो भी एक्स सर्विस मैन है उनका ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज वो रिटायर हो गए हैं, ठीक है। एक कंडीशन में ये काम कर सकता है आपका, अगर मान लीजिए कि आप रिटायरमेंट हो गई आपकी, लेकिन आपने गवर्नमेंट अकोमोडेशन अभी खाली नहीं किया है, आप मतलब वहाँ से मूव नहीं किए, आपने एक्सटेंशन लिया अपने क्वार्टर का, तो इस कंडीशन में एक बार को आपका काम कर सकता है, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। तो जो भी पेरेंट्स ट्रांसफर की डिटेल्स भरना चाहते हैं, प्लीज़ आप अपने नियरेस्ट के भी जिसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले उनसे एक बार क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने क्लियर किया था, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। उसके बाद कॉपी ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर, जाहिर सी बात है, मैंने बता दिया कि जो भी पेरेंट्स कैटेगरी 1 to 3 4 से अप्लाई करेंगे उनका ट्रांसफर की कॉपी लगाना पड़ेगा, जो भी ट्रांसफर का ऑर्डर होगा उसका डिटेल आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड, चाइल्ड का, मदर एंड फादर, किसी एक का आपको, मतलब बच्चे का चाहिए, फादर और मदर में से किसी एक का आपको लगाना पड़ेगा। एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द एडमिशन कमेटी एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। पहला हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 7 कंपलसरी, तो 1 से 7 तक जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये सभी के लिए मैंडेटरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और उसके बाद का जो है आगे के लिए जो है एप्लीकेबल होगा उसका डॉक्यूमेंट वो लगेगा। डिफरेंट फॉर्मेट्स आर अवेलेबल इन स्कूल वेबसाइट अंडर द एडमिशन फॉर्मेट्स इन पीडीएफ मे बी डाउनलोडेड फॉर यूज, ठीक है। तो पेरेंट्स यहाँ पे क्लियर हो गया आपका कि जो आपके फॉर्मेट मिलेंगे वो डिपार्टमेंट वाइज भी थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, और साथ ही साथ स्कूल वाइज भी फॉर्मेट चेंज हो सकता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब मैंने जैसा कि बताया था आपको स्टार्टिंग में कि एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसा मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट यहाँ पे शेयर कर रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं चेकलिस्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, आपको यहाँ पे टिक करना है, येस नो करके ना, ये इस तरह से स्कूल से आपको मिलेगा, वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बच्चे का नाम वाम आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, सेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी, आपका एप्लीकेशन सबमिशन कोड जो आपको मिला वो यहाँ पे भर देंगे आप। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ करने वाले उसमें यहाँ पे आपको येस नो लिखना है कि आप क्या क्या जमा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हो गए पेरेंट्स, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है ये जो मैं एडमिशन के लिए आपका फॉर्म बोल रहा था ना, वो इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका एडमिशन के लिए फॉर्म होगा, इसमें आपको सारी डिटेल्स वगैरह भरनी होती हैं कि आपके बच्चे की एज टोटल कितनी होगी, डेट वाइज हुई है, माता पिता का ब्यौरा कितना हो गया। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ऑफलाइन कैसे फॉर्म भरना है। उसके बाद आपका एड्रेस वगैरह आएगा इसमें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आएंगी पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है आपके डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स, जो डिस्टेंस वगैरह को लेकर के डिस्टेंस का आप देते हैं ना यहाँ पे, तो और डॉक्यूमेंट्स का डिक्लेरेशन देते हैं, वो ये है, यहाँ पे लिखा है कागजातों का आप दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और भी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे यूबीआई पोर्टल का जो फॉर्मेट यहाँ पे बताया था इसमें वो है। उसके बाद आपका आ गया सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है पेरेंट्स, तो ये आपको साइन करके देना होता है पेरेंट्स को, यहाँ पे पेरेंट्स के साइन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये है सेल्फ डिक्लेरेशन, डिस्टेंस स्कूल से घर तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ओबीसी एनसीएल के लिए जो अंडरटेकिंग दिया जाता है वो इस तरह का होता है, इस पर भी यहाँ पे पेरेंट्स के साइन होते हैं, ठीक है। और डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन करना होता है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये उनका फॉर्मेट हो गया आपका सर्विस सर्टिफिकेट का, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसफर का हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर काउंटर साइन होंगे आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के, यहाँ पे काउंटर साइन होंगे और उनका स्टैंप लगेगा यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए पेरेंट्स, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता दी, यहाँ पे साइन होंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये इस तरह से
मांगा जा सकता है आपसे स्कूल से। अगर जितने भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट है ये आपको स्कूल से मिल जाएगा जब आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद ये सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला जो है, जैसा कि आपको बताया सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा खत्म हो गया, तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है पेरेंट्स। ठीक है, तो अब ये आपको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कोटे से अब एडमिशन नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बताइए आप सभी पेरेंट्स को अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको भी लगता है कि आपने कोई गलत डिटेल्स भरे हैं तो प्लीज़ आप अपने फॉर्म को कैंसिल कीजिए और रीसबमिट कीजिए अमेंडमेंट के साथ। मतलब कि उसके अंदर चेंजेस कीजिए, उसके बाद अपने बच्चे का फॉर्म दोबारा से सबमिट कीजिए रजिस्ट्रेशन क्लोज होने से पहले। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा उसके बाद आपके पास कोई भी मौका नहीं होगा अपने बच्चे का फॉर्म भरने का। तो जो पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन से पहले देख रहे हैं या रजिस्ट्रेशन के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।